अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी उमेश अग्रवाल जी। उमेश सर को हम देखा करते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जय सिया राम आरजू जी। जय श्री राम सर। सर मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जिस तरीके के अटैक्स चल रहे हैं, हमने देखे काफी टाइम से टीटीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। उससे आपके ख्याल से जो नेबरिंग कंट्रीज है, बाकी भी और कंट्रीज भी है ना जो उनके पड़ोसी हैं, हमारे भी हैं, आपके ख्याल से उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा? आपके ख्याल से उनको करना चाहिए, प्रॉब्लम ना अब आए इन अटैक्स के बदले में? आरजू जी वापस चालू करना पड़ेगा, बीच में सुना ही नहीं दे रहा है। मैं क्वेश्चन दोबारा कर देती हूँ आपसे। हम्म, जी, मैं ये पूछ रही थी कि अफगानिस्तान या टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जिस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से उसमें जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना हो, या और दूसरी कंट्रीज जो हैं, ईरान, उनको क्या आपके ख्याल से क्या करना चाहिए, या उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसका? देखिए, भारत के बॉर्डर्स पे ऑलरेडी बांग्लादेश में आपने सिचुएशन देख लिया, वॉलेटाइल है। और एनी सिचुएशन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अगर कुछ सिचुएशन खराब होते हैं तो इसका इफेक्ट तो हर जगह आएगा, क्योंकि अगर आपके नेबरहुड में अगर कुछ भी होता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही, ये मान के चलिए। तो एक पीसफुल नेबरहुड होना बहुत जरूरी है। तो मेरा मेरा मानना है कि भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरांड लाइन के ऊपर जो सहमति है, जो चल रहा है, उसको बरकरार रखे। और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाने के लिए। क्योंकि एक चीज आप नोट करिए, कि अगर अगर अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। उधर आपने सोवियत यूनियन देख लिया या अमेरिका देख लिया, कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, उस लैंड के अंदर तो ऐसा है कि जो भी उसको कब्जा करने की कोशिश किया है उसका विघटन ही हो चुका है, या उसको अमेरिका को तो दुम दबा के भागना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही आपको लगे कि 15,000 की फोर्स है अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 से 7 लाख उनकी फोर्स है, बट जो कमिटमेंट है अफगान फाइटर्स का, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग बैटल हार्डेंड है। जबकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हो सके, टॉक्स हो सके और उनको एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे दिया जाए, जो उनको 2017 तक मिला हुआ था, वो वापस रिस्टोर कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से एक तरह से उनकी भी बात रह जाएगी पाकिस्तान के अंदर। वापस दोनों के बीच में जो अभी युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, और जो बार बार अटैक्स हो रहे हैं तहरीक तालिबान से, वो नहीं होंगे। देखिए, आप कितना भी बोल ले, जो पश्तून पॉपुलेशन है वो आपस में भले वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में हो, दोनों एक एक ही है। आपने भले ही उनको वो अलग अलग कर दिया जाए, पर एथनिकली दे आर वेरी मच क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड। ये मेरा मानना है। लेकिन सर आपको ये कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान और टीटीपी जो है वो आपस में कुछ डिसाइड करेंगे, इस चीज को रोका जाएगा, या ये बढ़ता हुआ ही दिख रहा है आपको? देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना का इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है। क्योंकि आपने देख लिया कि चाइना ने अभी डायरेक्ट रेल लाइन एस्टेब्लिश कर ली है अफगानिस्तान तक। ठीक है, जो अफगानिस्तान में जो कॉपर है, लिथियम है, उसके जो ओर्स है, उसको वो ट्रेन में भर के वो चाइना ले जाता है, वहां पे रिफाइन करता रहता है। जिस हिसाब से सीपक की अहमियत कम होती जा रही है। और आपने ये भी देख लिया कि अभी पाकिस्तान और चाइना के अंदर कुछ खटाव चल रहे हैं। जैसे अभी ये न्यू ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके लिए चाइना बोल रहा है ऑपरेशनल करने के लिए, पाकिस्तान ने अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि पाकिस्तान भी कुछ शर्तें रख रहा है। पाकिस्तान को भी कुछ मेरे ख्याल से सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर एबिलिटी चाहिए, मिसाइल सिस्टम चाहिए उनको स्ट्राइक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चाइना का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज अगर तालिबान माइटी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़ा है, देखिए उनकी फोर्स 15,000 है, आपकी फोर्स 7 लाख है, और आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर तालिबान एक तरह से आपके सामने खड़ा है, तो उसको बैकिंग मिली है चाइना से, उसको बैकिंग मिली है रशिया से, उसको बैकिंग मिली है इंडिया से भी। और
बहुत जगह से मैंने यहाँ तक रिपोर्ट्स पढ़ा है कि पाकिस्तान के यूट्यूब में या पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बात आ रही है कि वखान कॉरिडोर को पाकिस्तान को वखान कॉरिडोर को कैप्चर कर लेना चाहिए, जिसके कारण उनको डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा चाइना से। तो ये सब बातें चल रही है पर पाकिस्तान कर नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी आपने देखा है कि रशिया ने अफगानिस्तान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है, ठीक है? चाइना उनके साथ ट्रेड टाइज कर रहा है, भारत उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो एक तरह से भले उनको लेजिटिमेसी मिली नहीं मिली, उनको उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव होता जा रहा है। इवन यूएस का एड उनको मिलता जा रहा है, हर महीने उनको पैसा आता है उधर से। सर आपको लगता है कि ये जो सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में, क्या वो कभी कंप्लीट हो पाएगा, या चाइना जो है वो आप लोग जो कर रहे हैं चाबहार पोर्ट उस तरफ चला जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से चाइना ने तो पैसे डाल दिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को तो सिर्फ हाथ खड़े करने हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पे चाइना ने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है अपने बेनिफिट के लिए, तो पाकिस्तान को कर्ज़ा क्यों देना पड़े? मैं हमेशा यही पूछता रहता हूँ। आपको तो रॉयल्टी देना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़मीन से वो रोड खींच रहा है, जिसके और ये किसके लिए होगा? ये होगा चाइनीज़ रॉ मटेरियल, तो जो ग्वादर से जिनजियांग तक जाएगा। तो आपको तो ट्रांजिट रूट से पैसा मिलना चाहिए। आपको मालूम है ईरान, पाकिस्तान, इंडिया का पाइपलाइन बिछ रहा था, तो उस अगर वो पाइपलाइन अगर बिछ जाता तो पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलती, क्योंकि ईरान और इंडिया और पाकिस्तान को रॉयल्टी देते। उसी हिसाब से चाइना को पाकिस्तान को रॉयल्टी देनी चाहिए। उसको कर्ज कैसे बता दिया वो मुझे समझ में नहीं आता। ये आपके जो मिलिट्री हुक्मरान हैं, इन्होंने पैसा खा के पाकिस्तान को बेच दिया है। मेरी बात माने तो पाकिस्तान को तो हाथ खड़े कर देने चाहिए, बोलिए पैसा भूल जाओ। लेकिन सर ऐसे कैसे वो भूल जाएंगे? हमारे कहने से अगर भूल जाने वाले होते तो हम तो कब का बोल देते भूल जाओ। हमारे लिए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं कि वो भूल जाए। आई विश कि उनकी वैसे ही मेमोरी लॉस्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपको लगता है इतना आसान काम है बोल देना चाइना को कि भूल जाओ? देखिए, अभी जो आनाकानी कर रहे हो, आप उनको ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं दे रहे हो, और जिस हिसाब से पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, वो अभी अपनी शर्तों पे बात कर रहा है। पाकिस्तान अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, पाकिस्तान अपनी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट टाइम लग रहा है बहुत सालों में कि पाकिस्तान अपने लिए बात कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बात कर रहा है। नहीं तो मिलिट्री जनरल्स तो पाकिस्तान को बेच ही रहे थे अभी तक। बिल्कुल सही। लेकिन सर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं आगे? नया साल शुरू हो रहा है, खैर आप उसे माने या ना माने लेकिन नया साल स्टार्ट हो रहा है। आपको लगता है कि बांग्लादेश के साथ आप लोगों के टर्म्स कुछ बेटर हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मुजू ने भी देखिए अभद्र टिप्पणी की थी मोदी जी पे, तो हमने कुछ भी नहीं किया। हमने उधर उनके खिलाफ मुहिम चलाई और आपने देखा जैसे ही इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ वो ठीक हो गए। अभी मुजू खुद आए थे और हमसे $400 मिलियन भी लेके चले गए, ठीक है? बांग्लादेश को अभी समझ में नहीं आ रहा है, भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की तरक्की में भारत का हाथ है। 2009 में उनकी पर कैपिटा इनकम थी 698 यूएसडी, अभी बढ़ के 2400 यूएसडी हो गया। अब वो एक तरह से पुराना टाइस है, एक तरह से आप सोच लीजिए हमने इनको लिबरेट किया है। भारत के बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट क्यों है। तो ये एक तरह से एक चीज होगा कि रियलाइजेशन आ जाएगा भारत के अंदर कि बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है, तो वहां पे भी इकोनॉमिक ब्लॉकेड होगा। और आपने देखा है कि बांग्लादेश खुद ही भारत से डीलिंग कर रहा है। अब आप सोचिए, बांग्लादेश चाहता है कि वो पाकिस्तान से सब्जी मंगाए, पाकिस्तान से अनियन मंगाए और पाकिस्तान से मिसाइल्स मंगा रहा है। अरे, एक चीज आप नोट करिए कि अगर आप सिर्फ मिसाइल्स मंगाते रहेंगे, भारत तो चुप बैठने वाला नहीं है। भारत चाहे तो कल इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दे तो पाकिस्तान बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हो सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, भारत का जो बॉर्डर है ना वो फेंस नहीं है, वापस वहां से रेफ्यूजीज आएंगे, उनको संभालेगा कौन? तो हम यही देख रहे हैं कि ठीक है जो भी हो आप अपने टेरिटरी में करो, आपको जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स करने हैं, आपको ट्रेड नहीं करना मत करो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अभी भी देखिए उन्होंने 2 लाख टन राइस मंगाया था हमसे, सबसे लोएस्ट टेंडर इंडिया से गया था। तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। यूनस क्या कर रहा है, यूनस इज ट्राइंग टू प्ले वन कंट्री अगेंस्ट ईच अदर। वो भारत और पाकिस्तान को भिड़ा रहा है, भारत और चाइना को भिड़ा रहा है, क्योंकि सब जगह से उसको पैसा चाहिए। जो पाकिस्तान कर रहा था चाइना और यूएस को भिड़ाने का, सेम काम यूनस कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं लोगों को समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, वो सबका डेड होने वाला है। और कहीं न कहीं लोगों को लगेगा कि जब हम लोग अपनी जनता का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो इन लोगों को क्या करेंगे? कहीं न कहीं आप भी देखेंगे कि आपकी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को पहले बचाओगे या बांग्लादेश में अपना दिमाग लगाओगे? और चाइना में भी आपने देख लिया कि टर्किश इस्लामिक पार्टी ने बोल दिया है कि हम शी जिनपिंग को भी हटा देंगे। तो कहीं न कहीं चाइना में भी प्रॉब्लम आ रहा है। चाइना की इकोनॉमी खतरे में है। तो एक तरह से इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो एक बोलते हैं ना दिमाग में आ जाएगा कि बात करना एक बड़ी बात देखिए बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। हर जगह ट्रेड इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सर आप ठीक कह रहे हैं, जहाँ तक आप दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं, सर दिमाग तो हमारे पास है नहीं, वरना हम पाकिस्तान में ही लगा लेते, तो हम बांग्लादेश में क्या खाक लगाएँगे? तो इसलिए इस चीज़ से तो हम बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल हमें टेंशन नहीं है कि हमारे लोग वहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे खुद के पास नहीं है। लेकिन सर बात अगर हम बांग्लादेश की ही कर रहे हैं, तो अचानक से अगर आप कहते हैं कि कुछ हो गया तो बहुत से रेफ्यूजीज़ आ जाएँगे, तो आपके बॉर्डर्स पे तो सर वैसे भी कोई खास हमने देखा कि वो नहीं है कि आप लोगों ने कोई फेंसेस लगाए हो या रोक किया हो, क्योंकि पहले भी बांग्लादेश के लोग भी आते रहे और नेपाल की तरफ से भी लोग आते रहे, बल्कि वो हमारे यहाँ से वो एक सीमा हैदर नाम की निकली थी, वो भी वहां कहाँ से घूम घूम के वो इंडिया पहुंच गई 4 बच्चों के साथ। तो आप लोगों का बॉर्डर, उसके बाद चाइना वाला बॉर्डर जो है वहां भी आपका टेंशन बना रहता है चाइना के साथ। पाकिस्तान वाला बॉर्डर तो खैर है ही टेंशन वाला। तो क्या लग रहा है आपको कि आखिर ये आप लोग जो है वो अपने बॉर्डर्स को सेफ क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए फेंसिंग चालू हो चुका है, बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंसिंग चालू हो गया है और 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी लास्ट ईयर ही उन्होंने चालू किया था अमित शाह जी ने। तो मेरे हिसाब से बॉर्डर पे अभी चौकसी बढ़ गई है। लोगों को समझ में आ गया है। पीपल आर आइडेंटिफाइंग जो भारत में रह रहे हैं, जो बंगाली एक्सेंट में बात करते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। लोग बांग्लादेशी को रख नहीं रहे हैं अभी। तो पहले जो इकोसिस्टम बना हुआ था कि आप चीप लेबर को रख सकते थे, वो सब धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। अब कोई भी बांग्लादेशी को रखना नहीं चाहता, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। पुलिस से उनके ऊपर भी इंक्वायरी आ सकता है। और एक चीज़ है सेफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जैसे जिस हिसाब से भारत में चेकिंग हो रही है, बहुत बड़ा एक फेक बस जो फेक आधार कार्ड बनाता है, उसका एक स्कैम एक्सपोज़ हुआ है। कम से कम 30,000 कार्ड्स मालूम पड़े। लोगों को वापस रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से रिवर्स माइग्रेशन अभी थोड़ा-थोड़ा चालू हो चुका है और जैसे-जैसे ये ड्राइव इंटेंसिफाई होगी, लोग आपस में भागते जाएँगे और वापस बांग्लादेश चले जाएँगे। लेकिन सर इससे पहले भी तो बांग्लादेश के लोग आते रहे और आपके अपने यहाँ भी तो बंगाल है, मतलब वो जहाँ पे के कह लीजिए कि कलकत्ता और इस तरह की जो जगहें हैं, तो वहां के लोगों की एक्सेंट भी तो बंगाली ही होगी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये बांग्लादेश के हैं या आप ही के देश के हैं? देखिए, थोड़ा बहुत एक्सेंट का फ़र्क होता ही है। जो बा इंडियन बंगाली होता है और बांग्लादेश बंगाली रहेगा, उसके एक्सेंट में कुछ फ़र्क आ ही जाता है। समझ में आ ही जाता है हमको। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप देखिए आप पाकिस्तान से आ रहे हो और उर्दू में बात कर रहे हो, लखनऊ में भी अगर कोई उर्दू में बात कर रहा है, कुछ लहज़े में, कुछ बात करने के एक तरीके में फ़र्क होता है। तो हाव-भाव से सब समझ में आ जाता है। वो आदमी की फितरत कभी चेंज नहीं होती है। वो देख लीजिए। बिल्कुल सही सर, जैसे मैं बात करती हूँ मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा यूपी वाला एक्सेंट है, जो यूपी में होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों वहीं से आए थे, तो इस वजह से वो तो खैर होता है, थोड़ा बहुत पता लग जाता है, लेकिन वही मैंने कहा पता नहीं बंगाली बोलने में ऐसा होता है या नहीं। लेकिन सर लास्ट में हम इस पे जरूर बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। अ, आप कैसे देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कई कंट्रीज में कोई चेंजेस आते हुए लग रहे हैं आपको, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, इजराइल भी है, हमास भी है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के आने से बहुत फ़ायदा होगा भारत को और पाकिस्तान को भी होगा, इकोनॉमिक टाइप्स में। क्योंकि देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं, वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं और जैसे ही टैरिफ उधर लगाएँगे, जो भारत की इंडस्ट्रीज़ है, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ है, अगर वो सही तरीके से काम करें, तो यूरोप को और यूके को और यूएस को एक्सपोर्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो एक तरह से अपॉर्च्युनिटी है। भारत और पाकिस्तान दोनों कॉम्पीट करेंगे। भले आप देख लीजिए टेक्सटाइल्स में है या दूसरे एलाइड इंडस्ट्रीज़ में है, आपके अंदर तो अभी सॉफ्टवेयर के लिए ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिशन भी बन सकता है आईटी में। तो देखा जाएगा कि एक तरह से अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। बढ़िया लगेगा कि कौन जीतता है
उसमें ऐसा कंपटीशन में मुझे अच्छा लगेगा कि कौन जीता था। इसके कारण क्या होगा, हम दोनों इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू compete rather than हम वेपन्स में compete करें, rather than हमको एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में एक दूसरे से compete करना चाहिए। लेकिन सर अगर दोबारा मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान को अभी तक या अफगान गवर्नमेंट को तालिबान की अभी तक बहुत सी कंट्रीज ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है उनको। अभी तक वो उसी स्ट्रगल में है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, और तो और पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया है। क्या लग रहा है आपको कि अमेरिका नई गवर्नमेंट जो या नए प्रेसिडेंट के आने के बाद अफगानिस्तान में भी आप कोई चेंज देख रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा ये जो अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स का हटाने की बात है, ये ट्रम्प रिजीम ने किया था। 2018 या 19 में कतार में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है? और तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन जो अफगानिस्तान में है, उनको रिकॉग्निशन दे देगी। जिस दिन वो दे दिया, तो एंटायर वेस्ट दे देगा। उसके साथ रशिया ने भी उनको टेररिज्म लिस्ट से हटा दिया है। चाइना उनके साथ ट्रेड टाइज कर रहा है, भारत ट्रेड टाइज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जल्दी रिकॉग्निशन मिलने वाला है तालिबान को, और सीरिया के अंदर भी जो नई रेजिम आई है, उनको भी मिल जाएगा। सर किस तरह से, मतलब अमेरिका ने जो है वो अपने ट्रूप्स हटा दिए थे, लेकिन ये कि अमेरिका वहां पे कुछ मैनेज कर तो नहीं पाया, लेकिन इस वक्त भी कहा यही जा रहा है कि वो जंग उसने खत्म नहीं की है। वो भी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के जरिए या किसी और कंट्री के जरिए अभी भी वो अफगानिस्तान में एक जंग लड़ रहा है। देखिए, अमेरिका का एक ही सिंपल सा चीज है, वो अपनी अगर ट्रूप्स उधर रखता है, तो उसको एक एक्सपेंडिचर है। उसने क्या किया, एक टोकन अमाउंट हमेशा भी वो अफगानिस्तान को भेज रहा है, तालिबान को, कि बस आप अपना चीज संभालिए। अब अमेरिका को वो टोकन जो फंड है, जो 70 या 80 मिलियन डॉलर है, मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा, वो हर महीने वो उनको तालिबान को दे रहे हैं, जिसके कारण तालिबान अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो आप सोचिए, जब अमेरिका उनको डायरेक्ट फंड दे रहा है, तो मान्यता भी दे देगा, ऐसे थोड़ी देगा, आप समझ लीजिए। क्योंकि सर सब इंतजार में है ना, क्योंकि अमेरिका ने नहीं दिया है तो फिर बाकी कंट्रीज, यानी पाकिस्तान क्या से तो कहा गया कि जी हमने गवर्नमेंट चेंज करवाई है सारी तालिबान की, फिर भी हम उस स्टेप पे अभी हम भी नहीं गए कि जहां हम मान जाएं कि हाँ इनकी गवर्नमेंट है, तो फिर बाकी कंट्रीज कैसे मान जाएंगी? देखिए, सिर्फ ये एक तरह ये जैसे एक तरह से रहेगा, मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं तालिबान की जो रेजिम है, उनको कोई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि उन्होंने औरतों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, कि अभी तो कल भी एक रिस्ट्रिक्शन आया था कि घरों में आप खिड़की नहीं रख सकते। वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ अभी वुमेन नहीं है। तो मतलब एक तरह से जो उन्होंने जो शरिया लॉ का अपना इंटरप्रिटेशन किया है, उसको रिफॉर्म्स करना ज़रूरी पड़ेगा। वो रिफॉर्म जिस दिन वो करेंगे, उनको मान्यता मिल जाएगी। लेकिन सर इसके ऊपर मुझे हैरत है कि ह्यूमन राइट्स की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही, जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस वो फीमेल्स के ऊपर लगा रहे हैं। वरना इस का फायदा क्या है ह्यूमन राइट्स वालों का, अगर ये कहीं बोल नहीं रहे, अफगानिस्तान में नहीं बात कर रहे और इस चीज से नहीं रोक रहे, तो फिर इनको अपना ऑफिस बंद कर देना चाहिए। आरजू जी, आप ये समझे, चाइना के अंदर चाइनीज आर्मी जाके यूपुर वुमेन के साथ जाके सोती है, और उनके 1 मिलियन मेन को उन्होंने री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया है, और उसको बोलते हैं फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। वेस्ट उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो वेस्ट की तो हिपोक्रेसी आपको समझ में आ गई होगी। तो वेस्ट की तो बात ही छोड़िए। वेस्ट का जब तक इंटरेस्ट नहीं होता है, उनकी वो एडवोकेसी ग्रुप है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, कोई काम की नहीं है। हमें उनसे ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। तो सर बोलना तो चाहिए ना लोगों को, अगर वो उनकी हिपोक्रेसी अगर लोगों को समझ आ गई है, लोग समझ गए हैं, तो कम से कम उसके ऊपर बात तो करनी चाहिए लोगों को। लोग कुछ कहते नहीं है और वो बस अपनी तरफ से एक कह लेना चाहिए, बना के बैठे। वैसे तो उनको हर जगह बोलना चाहिए, अगर कहीं माइनॉरिटी पे गलत हो रहा है, चाहे पाकिस्तान हो या कुछ भी, वहां भी वो खामोश हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से वो हमें अफगानिस्तान में कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर बाकी कंट्रीज जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनको तो बात करनी चाहिए इसके ऊपर। देखिए आरजू जी, मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है कि हमको वेस्टर्न वैलिडेशन से दूर रहना पड़ेगा। आरजू जी, आप ही एक सेलिब्रिटी है। अगर आप भी इस बात को उठाएं और कंटिन्यूअसली बोलती रहे, और आप इंस्पायर करें लोगों को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का, लेटर्स लिखने का, वहाँ के वहाँ पे जो अगर पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ पे ग्लोबल उम्मा के लोग हैं, अगर वो वेस्ट में जाके ये सब बात कंटिन्यूअसली रेज करें, तो शायद चीजें इंप्रूव हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, लोग आजकल बोलते नहीं है। मैं आपके शो पे हमेशा आके
मैंने यूगर वुमेन्स की बात बहुत बार की है, आपने भी देखा है। मैंने अफ़गान वुमेन की बात भी की है। अगर गलत है तो गलत है, हमें बोलने की ज़रूरत है। जब तक सोसाइटी में अगर विमेन का रिफॉर्म्स नहीं होता है, वो सोसाइटी इम्प्रूव नहीं होती। अभी आप देख लीजिए सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान ने इतने रिफॉर्म्स किए हैं। सऊदी अरेबिया में रिफॉर्म्स हो रहा है, यूएई में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो एक तरह से हर जगह वो होना चाहिए। एक ग्लोबल उम्मा को एक लेके साथ में चलना चाहिए, कोड डलना चाहिए कि विमेन्स का इतना राइट तो होना ही चाहिए। जो इंटरप्रिटेशन है कुरान का, उसको टाइम्स के हिसाब से चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन जो 1500 साल पहले हुआ था, उसका आज कोई रिलेवेंस नहीं है। आपको एक तरह से आपके जो स्कॉलर्स हैं, ग्लोबल स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स को बैठ के उनको बोलना पड़ेगा कि जो अगर इस्लाम के अंदर जो उनकी कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है, अगर वो इर्रेलेवेंट है, उसको इर्रेलेवेंट डिक्लेयर करके उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा, प्रॉब्लम तो बढ़ता ही जाएगा। आप 1500 साल पुरानी जो इंटरप्रिटेशन के साथ आज नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, और डेफिनेटली इसके ऊपर बात करते रहनी चाहिए। मैंने भी बहुत बार उइगर मुस्लिम्स के ऊपर बात की है। अब ये और बात है कि उनके उसके बाद उस पर कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की बात नहीं करती। बाकी तो सब जगह के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी फलस्तीन के लिए तो कभी कश्मीर के लिए, लेकिन चाइनीज मुस्लिम के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि बात की जा रही हो। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जय सिया राम, थैंक यू। थैंक यू।